हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। कल हमने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट जो है मैराथन कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पीवाईक्यू से। आज हम पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे। आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ था वहां से लेके मींस 2025 में जो आपका 3rd जैन को एग्जाम हुआ था वहां से लेके हम बैक 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास होने वाली है, क्योंकि देखो एक तो हमने मैराथन कंप्लीट कर ली, उसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। तो अगर यहाँ से कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी आ रहा है तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने अच्छे से ये मैराथन और क्वेश्चंस कर लिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें ऑप्शन ये रखे और हमें उसे मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। पहला हमें क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। ये पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन, ये मैंने आपको कल भी करवाया था और डायग्राम के साथ करवाया था और बताया भी था, ठीक है। कंजम्पशंस में आप बेनिफिट्स लोगे या कॉस्ट लोगे, प्रोडक्शन में क्या लोगे, पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या है, और उसके एग्जांपल्स भी बताए थे साथ में। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें तो ये आपका किससे मीट करेगा, राइडिंग अ नॉइजी मोटरसाइकिल एट मिडनाइट। मिडनाइट में अगर आप ये कर रहे हो तो ये तो एक नेगेटिव चीज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी नहीं और ये नेगेटिव और नेगेटिव में आएगी। एंड राइडिंग इन नॉइजी मोटरसाइकिल एट मिडनाइट, तो इट इज यूज, ना कि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हनी कल्टीवेशन नियर अ फ्लावर गार्डन। तो हनी कल्टीवेशन हो रही है, हनी कल्टीवेशन आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और क्या हो रही है, कल्टीवेशन हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ये पॉजिटिव है। और कल्टीवेशन है तो किससे हो गई, प्रोडक्शन से। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पेपर मिल डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर। पेपर मिल क्या कर रही है, डंप कर रही है, तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आपको देगा, ठीक है। और किस में हो रही है, ये प्रोडक्शन में हो रही है, क्योंकि वेस्ट को डंप कर रहे हैं ना, ये पेपर मिल है, प्रोडक्शन कर रही है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है इन प्रोडक्शन। तो सैनिटेशन ऑफ हाउस पॉजिटिव है और किसमें आ जाएगा, ये कंजम्पशन में, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। देखा, अगर आपने ध्यान से मैराथन की होगी तो आपने खुद भी इस आंसर को दे दिया होगा। तो एक आपका क्या हो गया 4th, बी का क्या हो गया आपका 2, सी का क्या हो गया आपका 1 और डी का क्या हो गया 3। तो 4213 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 4213। प्लीज अगर अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं आपके डिमांड्स पे सारी वीडियोस जो है वो कवर कर पाऊंगी, ठीक है। तभी पॉसिबल होगा जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छे मिलेंगे, और रिस्पॉन्स इतने बहुत अच्छे तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ हालांकि बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मुझे मिलते हैं और काफी अच्छा लगता है जब मैं आपके मैसेजेस या कमेंट देखती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, but please share it more and more. Now, moving to our next question. Due to open access to a property after it is overused beyond its carrying capacity, उसकी carrying capacity से ज्यादा वो overuse हो चुकी है। और मैंने आपको बताया था carrying capacity को हम और क्या कहते हैं, such a situation is called। उस पॉइंट पे आपकी कौन सी सिचुएशन जो है वो अराइज होती है, तो अराइज होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की, मार्केट फेलियर की, एक्सटर्नलिटीज की या मोरल हैजार्ड की। तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट किसकी होती है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और वो रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है। और ये कॉमनली उन एरियाज में होती है जो आपको ओपन एक्सेस जहां मिल रहा है, जो नॉन एक्सक्लूडेबल तो है कि आप इसमें एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बट दे आर राइवलरी इन नेचर। एक के यूज करने से उसके दूसरे के लिए कंजम्पशन जो है वो कम होंगी। जैसे अगर हम फिशरीज की बात करें, ठीक है, वो आ गया, या फिर एक पब्लिक पेस्चर एरिया है, गाय भैंस चराने का पेस्चर एरिया, वो हो गया, या फिर फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, क्लीनर हो गया, ये सब किसमें है, कॉमन में है, ठीक है। मार्केट फेलियर की अगर हम बात करें तो मार्केट फेलियर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सटर्नलिटीज, मोनोपोली सब कुछ आ जाता है, बट स्पेसिफिक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से रिलेटेड नहीं है। एक्सटर्नलिटी हमने की, एक्सटर्नलिटी हमें पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की एक्सटर्नलिटी होती है। यहाँ पे ओवर यूज की बात हो रही है तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का पॉइंट है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी, ये पर्टिकुलर पॉइंट तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से ही रिलेट करता है। और मोरल हैजार्ड जो होता है वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, वो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। मोरल हैजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन, सिलेक्शन एट द पॉइंट और मोरल हैजार्ड आप बताओगे, एडवर्स सिलेक्शन एट द पॉइंट ऑफ सेल, और मोरल हैजार्ड की आप डेफिनेशन मुझे दोगे। नाउ ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओह शिट, ये इरेज करना रह गया, बट कोई नहीं, चलो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है इरेज करने रह गए हैं।
क्या करूं, अब तो चलो कर लेते हैं, बट हाँ आप ये मत समझना कि यहाँ पे कोई आंसर है। अब यही मान लो कि ये गलत आंसर होंगे, ठीक है, मान लो कि ये गलत आंसर है, आपको अपने हिसाब से ही जो है वो सही आंसर जो है वो देने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी कोइस थ्योरम आर्ग्यूज दैट, एक्सटर्नलिटी के प्रेजेंस में कोइस थ्योरम क्या आर्ग्यू करती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सोशल ऑप्टिमम कैन बी ऑब्टेन ओनली थ्रू द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि सोशल ऑप्टिमम सिर्फ कैसे ऑब्टेन हो सकता है, कि सिर्फ जब गवर्नमेंट क्या करे, इंटरवीन करे, सिर्फ उसी पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपको क्या गिवन है, सोशल ऑप्टिमम कैन ऑल्सो बी अटेन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज, अगर प्राइवेट पार्टीज आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेती हैं तो उससे भी सोशल ऑप्टिमम जो है वो अटेन हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका है कि इनकम इफेक्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर टू बी कंसीडर्ड ऑलवेज, कि हमें इनकम इफेक्ट भी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी राइट्स कैन नॉट बी असाइन्ड टू एनी प्राइवेट टू एनी पार्टी, किसी भी पार्टी को हम प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो असाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें किसकी, इन प्रेजेंस ऑफ कोइस थ्योरम क्या आर्ग्यू है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कोइस थ्योरम क्यों रही है ना, हाँ कोइस थ्योरम क्या कहती है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, वेल डिफाइंड, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, वेल डिफाइंड। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है वो कोइस थ्योरम से रिलेटेड हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेना अगर मिस हो गए हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड होंगे। दूसरी चीज क्या होगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर वेरी नेग्लिजिबल, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है, या तो जीरो है या फिर बहुत कम है, या तो जीरो है या फिर बहुत कम है। और प्राइवेट पार्टीज जो है वो नेगोशिएट करेंगी, रिजॉल्व करेंगी एक्सटर्नलिटीज को, एक सोशल ऑप्टिमम आउटकम पे पहुंचेगी प्राइवेट पार्टीज खुद मिलके, वहां पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के। तो ये पॉइंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, कि ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि कोइस थ्योरम जो कहती है वो प्राइवेट पार्टीज आपस में करेंगी, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनकम इफेक्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑलवेज कंसीडर नहीं, वो तो हमने कहा है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी, ना के बराबर होगी, हालांकि रियल वर्ल्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोइस थ्योरम ये एज्यूम करता है दैट देयर इज जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है कि प्रॉपर्टी राइट्स कैन नॉट बी असाइन, कोइस तो इवन स्ट्रेस करता है कि इंपॉर्टेंस है कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली असाइन करने होंगे फॉर द एफिशिएंट बार्गेनिंग सिस्टम, एक अच्छी बार्गेनिंग सिस्टम के लिए। तो इसके हिसाब से हमारा सही एग्रीमेंट क्या है कि प्राइवेट पार्टीज आपस में क्या करेंगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगी, और तभी हम जो है वो सही एक सोशल ऑप्टिमम पॉइंट पे जो है वो पहुंच पाएंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। हालांकि देखो अभी कमेंट था कि मैम जो है हिंदी में भी लेके आना, बट ये पीडीएफ जो है वो बन चुकी थी, और मेरे को हिंदी में बनाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिएगा ना, मैं खुद ही सारी चीजें करती हूँ, तो नेक्स्ट मैं कंसीडर करूंगी कि मैं हिंदी भी साथ के साथ करूँ। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अकेले इंसान कितना कर लेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ मैं इस चीज को बिल्कुल कंसीडर करूंगी ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना हो। ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही रहे और इंग्लिश में भी रहे, ताकि दोनों में से किसी भी मीडियम को कोई भी डाउट ना रहे। और यहाँ पे ये रेड मार्क हटाना मैं भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट क्योंकि मेरी हमेशा से ये रहता है कि भाई आप खुद से पहले आंसर जो है देखो और फिर आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। तो देखो अब यहाँ पे इतना ही देखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आंसर पता चल जाएगा। अब देखो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, मैंने जब क्लास ली थी तब भी आपको बताया था कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है कि एक प्रोडक्टिव लैंड पे, एक वाटर एरिया पे कैसे एक इंडिविजुअल और पॉपुलेशन जो है वो एक्टिविटी करती है, कितनी रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज, ताकि वो कंज्यूम हो सके प्रॉपरली, जो एब्जॉर्ब है वो वेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन डिमांड, कि ह्यूमन की डिमांड क्या है ऑन नेचर। अब मान लो ये पर्टिकुलर एक लैंड है, इस लैंड पे कितने लोग आ सकते हैं, मान लो 10 लोग आ सकते हैं, तो 10 लोगों का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है कि यहाँ पे इतने लोगों के क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन की डिमांड क्या है नेचर पे। तो एसेंशियली ये जो कंपेयर करता है वो कंपेयर करता है ह्यूमन की डिमांड वर्सेस क्या देखेंगे, इकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है, अर्थ की इकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है
इन दोनों में की ह्यूमंस की डिमांड क्या है और इकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है। तो ये पर्टिकुलरली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मेजर करता है कि कितना प्रेशर एक ह्यूमन जो है वो डालता है किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो उसको अवेलेबल है आसपास के उसके सराउंडिंग में, वो कितना प्रेशर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डाल रहा है। ये मैंने आपको मैराथन में भी करवाया था। तो ये होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ रीजन पर ईयर, नहीं। अमाउंट ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज डिग्रेडेड इन अ कंट्री पर ईयर, नहीं। टोटल एरियाज ऑफ डिफॉरेस्ट, नहीं। इनकी बात नहीं करता, ये बात करता है द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो ह्यूमन पुट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे जो उनके पास अवेलेबल है उनके सराउंडिंग में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 4 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीडीएफ में शेयर कर ही देती हूँ आपके साथ, मुझे याद आता है या आप याद दिलाते हो तो हो ही जाती है शेयर। देखो हाँ, क्वेश्चन देखते हैं अब यही ऑप्शन है। द मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ ए हाउस ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट लाइक स्टार्टिंग ऑफ पार्क, सीनिक ब्यूटी एक्सेट्रा। अगर आपको याद हो, कल आपने मैराथन की होगी तो मैंने यहाँ पे ले रखा था, शायद एक पौंड था या डॉलर था, पता नहीं, ये इसके मान लो 20 रुपीज है, $20 है, और इस पर्टिकुलर एरिया के इसके 50 हैं। इसके आसपास ये एक खाली घर है और इसके आसपास पार्क है, ये नदियां हैं और ये सब कुछ, एक ब्यूटी भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसके कम कम पैसे होंगे। तो वो कौन सा मेथड है, मैंने आपको सारी वैल्यूएशन टेक्निक्स जो है वो करवाई हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेडोनिक प्राइस मेथड। इसे हम क्या कहते हैं, हेडोनिक प्राइस मेथड। ट्रैवल कॉस्ट मेथड भी कराया था, उसके भी 3 पार्ट हैं, इंडिविजुअल, जोनल, ये करवाया था मैंने, और रैंडम यूटिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शन मेथड भी करवाया था, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड भी करवाया है। तो ये सारे मेथड्स मैंने करवाए हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप मैराथन जो है वो कंप्लीट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। देखो जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन है ना वो पीवाईक्यूज से ही कर लेना, क्योंकि यहीं से ही उठ के 2-3 ऐसे पॉइंट आएंगे जिनसे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से जो है वो अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम कोइस थ्योरम की बात करें तो कोइस थ्योरम जो प्रपोज हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 1960। उसके बाद अगर हम होटलिंग प्रिंसिपल की बात करें तो होटलिंग प्रिंसिपल कब आया था, इन द ईयर 1931। नैश इक्विलिब्रियम कब आया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1950। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता भी होगा, और क्योंकि आपने जो है पेपर 1 में भी किया होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कब आया था, 1948 में आया था। ठीक है, तो ईयर्स अपने याद रखना। तो इसके हिसाब से सबसे पहले जो है होटलिंग प्रिंसिपल है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के बाद है आपका IUCN ऑप्शन ई, उसके बाद है आपका नैश इक्विलिब्रियम ऑप्शन सी, उसके बाद है आपकी कोइस थ्योरम ऑप्शन ए, और लास्ट में आपका क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन डी। ठीक है, अब इस सब में से देख के ये समझ में आ जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल सबसे रीसेंट है। ठीक है, सो BECAD ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो ऑप्शन कितने करीब है, बी बी बी, तीनों ही सबसे पुराना होटलिंग प्रिंसिपल है, और डी, और यहाँ पे भी डी है। तो यहाँ दिक्कत देखो होगी, BE दोनों सेम है। तो देखो आजकल क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि बहुत क्लोज आते हैं। अब किस्मत थोड़ी अच्छी हुई तो ऑप्शन दूर दूर आ जाएंगे, और क्या होगा, और खराब हुई तो फिर तो खराब है ही, सबकी खराब है वो, तो आपकी क्या अकेले की थोड़ा ना होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मुझे ऑप्शंस छुपाने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शंस मैं गलती से हटाना भूल चुकी हूँ। सो सबसे पहले देखो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन द एंटायर इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा ये मेजर करता है कि कितना नेचर लोग जो है वो यूज करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए, और वो कितना जो है नेचर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है वेस्ट को। तो ऑप्शन ए तो सही है। टॉप डाउन अप्रोच टू डेवलपमेंट फोकस स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो टॉप डाउन अप्रोच है, देखो उसका मतलब क्या है कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी लेके आना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे इम्पैक्ट डाले, ये तो इसका मतलब तो ये है कि आप नीचे वाले लोगों से कह रहे हो कि भाई ऊपर वाले लोगों की मदद करो, नहीं, ये तो आपकी बॉटम अप अप्रोच हो गई, ये तो आपकी बॉटम अप अप्रोच हो गई ना, कि अगर आप कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर अज्यूम टू बी अचीव्ड बाय 2016, नहीं 2015 है। MDG SDG 2030, SDG इज कंप्राइजेस 17 गोल्स, बिल्कुल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे कितने हैं, 17, 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए एंड डी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल
सही हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से करना। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से, पब्लिक इकोनॉमिक्स से, ऐसी जो छोटी छोटी यूनिट्स है ना, यहाँ से आपके मार्क्स कहीं से भी नहीं कटने चाहिए। अगर यहाँ से कट जाते ना तो फिर ये आपकी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी सच में, कि तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई चीज नहीं। जहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरा मेंबरशिप चैनल ले लो या फिर कोई और कोर्स खरीद लो, कुछ कर लो, सब कुछ देने के लिए अगर ये इकोनॉमिक्स क्लासेस आपके लिए रेडी है, तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप अपने नंबर ना कटाओ। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपर दे रखी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचअप का है, इस पे नहीं है, ओहो है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचअप का है। रिचल कार्सन, केनेथ बोल्डिंग, गैरेट हार्डिन, ये हमने कल किया था। प्राथा दासगुप्ता। देखो तो हमें ये पता है कि गैरेट हार्डिन किससे रिलेटेड है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमने कल ही किया है। तो सी का ऑप्शन तो फोर्थ है, तो फोर्थ यहाँ है और फोर्थ आपके एक और ऑप्शन में है, यहाँ है। ठीक है, अभी तो आपको पता चल गया कि ये आंसर है, बट फिर भी देखो रिचल कार्सन की अगर हम बात करें तो रिचल कार्सन की जो एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग, उसके लिए ये जानी जाती है, जो एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स से ही है। केनेथ की अगर हम बात करें तो केनेथ जो है वो उनका एक बुक है कमिंग स्पेसशिप अर्थ, वो से रिलेटेड है। प्राथा दासगुप्ता की अगर हम बात करें तो इनका है इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या हो गए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया इस हिसाब से। तो आप ये जो है मैचअप जो आपने कभी नहीं देखे ना, उनको याद कर लेना। जो भी हमने ऐसे ऑप्शंस है जो हमने कभी नहीं देखे, उनको याद कर लेना, क्योंकि अगली बार जो मैचअप आएंगे ना, उसमें भी कुछ इनमें से एक दो वर्ड जो है, एक दो इकोनॉमिक्स के नाम जो है वो ले लिए जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कॉप 28, रियो +20, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। तो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट किससे रिलेटेड है, ये तो आपको पता होगा, ये मैंने किसमें करवाया था, अच्छा ये हमने अभी भी किया था, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड से भी रिलेटेड है ये, है ना। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये किसके लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी कि जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में, स्पेशली किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। कॉप 28 की अगर हम बात करें, क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंस थी। ये सारी क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंसेज ही हैं सारी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। रियो 20 की अगर हम बात करें तो किस पे है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का क्या हो गया 4th, और डी का क्या हो गया 1। 2 3 4 1, यस 2 3 4 1, ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड के रिगार्डिंग हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम बहुत बार सुन चुके हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी सुन चुके हैं और कल भी हमने सुनी थी। तो पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स हैं, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल इन नेचर, ना ही इन्हें एक्सक्लूड कर सकते, नॉन राइवल इन नेचर, ना ही हम इन्हें एक्सक्लूड कर सकते और ना ही ये क्या है, राइवल है। तो नॉन एक्सक्लूसिव है। नेशनल डिफेंस आपका नॉन एक्सक्लूसिव है। पब्लिक गुड राइवल होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो प्राइवेट गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड बेनिफिट्स टू पीपल एट नॉन जीरो मार्जिनल कॉस्ट, नहीं, पब्लिक गुड्स की मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है, जबकि जो प्राइवेट गुड्स है उनकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। ये चीज ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पब्लिक गुड्स क्रिएट इनएफिशिएंसी इन कंजम्पशन, नहीं, पब्लिक गुड्स जो है वो खुद से क्रिएट नहीं करते इनएफिशिएंसी अराइज हो जाती है बिकॉज हियर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, फ्री राइडर की प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो ऑप्शन हमारा ए और बी ही क्या होंगे, इसके हिसाब से बिल्कुल सही होंगे, और अगर ए और बी सही होंगे तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन दे रखी है प्रॉपर। अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफ यूएनएफसी, चलो दिखाई देती हूँ, यूएनएफसीसीसी, व्हाट रेशियो ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशंस बिटवीन द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज इट इज एम्ड, कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन एक्टिविटीज में जो पर्टिकुलर ग्रीन क्लाइमेट फंड है यूएनएफसीसीसी का, उनका क्या एम है। तो देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, किसके अंडर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी के अंडर एक जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसका नाम क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, कॉप 16 के टाइम पे, कॉप 16 के टाइम पे, और कहा था ये कैनकन में। अगली बार अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, कहाँ हुआ था, कैनकन में। ओके,
और कैनकन मैक्सिको। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मेन एम क्या है, इसका मेन है हेल्प करना किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की, किसमें, एडेप्टेशन में और मिटिगेशन में। मिटिगेशन स्टेप मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इस घर में ना आग लग रही है, तो आपके मिटिगेशन स्टेप क्या होंगे, आपके मिटिगेशन स्टेप्स ये होंगे, घर भी नहीं ढंग से बना पा रही, देख रहे हो ड्राइंग, देख रहे हो मेरी कितनी अच्छी है, कि घर नहीं बनना चाह रहा हमसे, और घर क्या झोपड़ी नहीं बनाई जा रही। हाँ तो अब बना ही देती हूँ तो पूरी बना देती हूँ। हाँ चलो, क्या कह रही थी मैं कि डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करते हैं मिटिगेशन और अडेप्टेशन में। और मिटिगेशन का मतलब मैं आपको बता रही थी कि जैसे मान लो कि इस घर में आग लग रही है, तो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके लिए एक मिटिगेशन स्टेप क्या होगा, साइड साइड, आपके लिए मिटिगेशन स्टेप क्या होगा कि एक पानी लेके और यहाँ पे क्या करो, इसकी आग को बुझाओ, ये मिटिगेशन स्टेप है। तो यही पर्टिकुलर इनका एम है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करें। तो जी अगर ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर हम बात करें, तो इन्होंने 50-50 का बैलेंस लिया है, 50 मिटिगेशंस के लिए, ताकि रिड्यूस कर सके क्या, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, और 50% है आपका एडेप्टेशन के लिए, जिससे जो है जैसे डिजास्टर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप प्रिपेयर रहो, और वाटर मैनेजमेंट के लिए आपकी प्रिपरेशन रहे डेवलपिंग कंट्रीज में मिली। तो इन्होंने 50-50 का टारगेट किया है। फर्दर मोर अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 50% जो है एडेप्टेशन का फंडिंग, वो टारगेट है पर्टिकुलरली किसके लिए, वल्नरेबल कंट्रीज के लिए, जो ज्यादा जल्दी जो है इफेक्ट होती हैं इन चीजों से, उन कंट्रीज के लिए है, जैसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड पे कंट्रीज हैं, अफ्रीकन स्टेट्स हैं, उनके ऊपर। तो 50-50 का इन्होंने क्या लिया है, टारगेट लिया है, ताकि एक प्रॉपर इक्वल एलोकेशन हो सके। और प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी जो है वो वल्नरेबल कंट्रीज के लिए है। वल्नरेबल कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जो बहुत जल्दी इफेक्ट होती हैं, जिनको बहुत जल्दी नुकसान होगा। तो ये आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखनी है। देखो, फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन 1972। अगर हम बात करें फर्स्ट जो यूएन की कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन एनवायरनमेंट की, वो 1972 में नहीं हुई थी, और ये नॉर्वे में तो बिल्कुल नहीं हुई थी, ये तो सबको पता है, ये स्वीडन में हुई थी। तो यहाँ से ये आंसर तो गलत हो गया। ईयर भी नहीं पता, तो ये तो पता है कि स्वीडन में हुई थी, स्टॉकहोम में हुई थी, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ये आपने पेपर 1 में भी किया होगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। या फिर हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी इसे कहते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। इन आई इज इक्वल टू इम्पैक्ट इज इक्वल टू पी ए टी, कल भी करवाया था। पी का मतलब पॉवर्टी है या पॉल्यूशन है या पॉपुलेशन है, पी का मतलब पॉवर्टी है, पॉल्यूशन है, या फिर पॉपुलेशन है। देखो हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि पॉल्यूशन है या पॉपुलेशन है, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि इन्वायरमेंट है तो पॉल्यूशन होगा, नहीं, पॉपुलेशन है वहां पे। ए का मतलब एफ्लुएंस है, कल भी मैंने करवाया है, ठीक है। और टी का मतलब टेक्नोलॉजी है, और ये जीएचए में मेजर की जाती है, सब कुछ करवाया है, तो ध्यान से देख लेना। ये भी गलत हो गया। पॉल्यूशन टैक्स आर सजेस्टेड बाय पीगू, बिल्कुल सही बात है। एसी पीगू ने प्रपोज किए हैं टैक्सेस किसके ऊपर, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पे, जैसे पॉल्यूशन, इन सब के ऊपर, जिसको इन्होंने क्या बोला, पिग्यूवियन टैक्सेस बोला है, ठीक है। ये भी हमारा सही हो गया, ऑप्शन सी। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज अ लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल। लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या कहता है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और रिसोर्सेज से कम होगी, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, और ये कैरिंग कैपेसिटी तक जाएगी। तो ये भी आपका सही है। अगर लास्ट देखें, हेडोनिक प्राइसिंग इज एन एनवायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन वैल्यूइंग टूरिज्म साइट। टूरिज्म साइट्स के लिए होता है या फिर उसके लिए कुछ और होता है, ठीक है। ट्रैवल कॉस्ट मेथड होता है उसके लिए, इसके लिए नहीं होता हेडोनिक प्राइस, ये भी हमें पता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी और डी ही सही है। तो ऑप्शन सी और डी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which of the following is not an assumption of Coase theorem related to externalities and environmental problem? कौन सी, absence of transaction cost है, complete information है, complete property rights बिल्कुल है, लेकिन इसने presence of income effect की बात नहीं की, ये कोई assumption नहीं है। जबकि Coase theorem ये assume करता है कि जो wealth effect है वो distort नहीं करेगी preferences को, या फिर जो भी आपके outcome आने वाले हैं bargaining के, उन पे wealth का कोई effect नहीं होगा। income के बारे में जो है Coase theorem ने कोई बात नहीं की, जबकि Coase theorem ये assume करता है
कहते हैं कि वेल्थ इफेक्ट जो है वो आपके प्रेफरेंसेस या आउटकम्स जो है आपके बार्गेनिंग के उनको जो है इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है, गलत है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, During how many first completed days of life the death of a baby is defined as neonatal। मैंने आपको neonatal, prenatal सब कुछ करवाया है। फर्स्ट 28 डेज उसका आंसर है। सारे के सारे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आजकल जो है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीजों को इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप बाकी सेट के एक पेपर भी देखोगे तो उसमें भी है ये। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है अर्ली नियोनाटल आपका कितना है, लेट नियोनाटल कितना है, नियोनाटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। आपको यहाँ से जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन थ्योरी ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर यूज वैल्यू प्लस बी इक्विस्ट वैल्यू प्लस विकेरियस वैल्यू। ओके, ये ऑप्शन वैल्यू है। एडवर्स सिलेक्शन लीड्स टू मार्केट फेलियर, एडवर्स सिलेक्शन की वजह से मार्केट फेलियर होता है। कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पब्लिक गुड एंड कॉमन गुड्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ए क्राइटेरिया इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो देखो, अगर हम ये हमने मैक्रो में किया था कि अगर आपका कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको कम मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। पब्लिक गुड्स में और कॉमन गुड्स के फीचर्स सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो हमने ये बॉक्स जो बनाया था वो क्यों बनाया था और इन सारी चीजों चारों चीजों को अलग क्यों किया था, अगर फीचर सेम होते तो ये भी गलत है। कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, नहीं, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड प्रेफरेंस स्टेट करता है और डायरेक्टली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात नहीं करता। ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि हमने कल ये मेथड भी किया है। एडवर्स सिलेक्शन लीड्स टू मार्केट फेलियर, बिल्कुल एडवर्स सिलेक्शन एक टाइप ऑफ मार्केट फेलियर है जो कोज होता है किसकी वजह से, इट इज कोज ड्यू टू एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है वो मार्केट फेलियर्स जो है वो आते हैं। और मार्केट फेलियर्स के क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस वजह से मार्केट फेल होती है, वो सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से शायद टेलीग्राम पे किया। तो एडवर्स सिलेक्शन एक टाइप ऑफ मार्केट फेलियर है जो किसकी वजह से होता है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, जिसमें एक पार्टी को ज्यादा या बेटर इन्फॉर्मेशन होती है दूसरी पार्टी से। ठीक है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो एक बीमार आदमी को ये पता है कि उसे इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है, एक बीमार आदमी को अपनी जो हेल्थ कंडीशंस उसके बारे में ज्यादा पता होगा ना, दूसरी पार्टी को थोड़ी ना पता होगा। सो ऑप्शन आपका बी सही है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल ऑप्शन वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, बिक्विस्ट वैल्यू और विकेरियस वैल्यू को ही हम एग्जिस्टेंस वैल्यू कहते हैं, और ये मैंने कल आपको करवाई भी थी ऑप्शन वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर यूज वैल्यू मतलब कि आप ये देखोगे कि जो लोग शायद फ्यूचर में यूज कर लें, बिक्विस्ट वैल्यू जो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, और एग्जिस्टेंस वैल्यू जो आज जिस चीज के बारे में उन्हें पता है उसकी केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो ऑप्शन ए भी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए, बी और ई हमारे सही होंगे। इसके हिसाब से ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचअप का क्वेश्चन है, और ट्रैवल कॉस्ट मेथड, स्टर्न रिव्यू, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट और यूजर कॉस्ट। तो देखो, ट्रैवल कॉस्ट मेथड किससे रिलेटेड है, ट्रैवल कॉस्ट मेथड एनवायरमेंटल वैल्यूएशन टेक्निक जो हमने की थी उससे रिलेटेड है। स्टर्न रिव्यू अगर नहीं पता तो हमें ये पता है कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो आई थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, क्योंकि यहीं पे इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई थी। तो दो चीजें हमें पता चल गई कि ए का 4 है और सी का 1 है। उसके बाद अगर हम स्टर्न रिव्यू की बात करें तो वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की है कि क्लाइमेट चेंज पे है। तो देखो, जो आपके यूजर कॉस्ट है कि यूजर कितना एग्जॉस्ट कर सकता है रिसोर्सेज को, तो हम इसको यहाँ से मैच कर सकते हैं थोड़ा तुक्का लगा के। ठीक है, थोड़ा बहुत तुक्का भी लगाना पड़ेगा पेपर में। और स्टर्न रिव्यू ऐसा तो नहीं है कि हम 100% हमें सब कुछ ही आता हो, नहीं भी आता होगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम पे। स्टर्न रिव्यू फिर किससे रिलेटेड हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया। स्टर्न रिव्यू 2006 में हुआ था, और ये एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट आई थी किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कमीशन किसने की थी, यूके की गवर्नमेंट ने की थी। और इसका मेन फोकस क्या था, इसका मेन फोकस था कि इकोनॉमिक इंपैक्ट देखना क्लाइमेट चेंज पे, और उसके लिए हमें क्या क्या अर्ली एक्शंस जो हैं उनको करना है, उसके बारे में ये रिपोर्ट थी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सही आंसर हो गए। ना हमें किसका पता चल गया था, ए और सी का हमें पता चल गया था ना, ए और सी, 4 और 1, 4 1 यहाँ पे भी है,
4 और 2 है, हाँ, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होती, पर यहाँ से अगर आप दिमाग लगाते तो यूजर कॉस्ट आप ये देख सकते थे कि ये एसोसिएटेड है किसके साथ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे रिलेटेड है ये, कि रिसोर्सेज हमारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following value indicate that each woman is being replaced by one daughter? कल ही मैंने करवाया था, जिसको हम कहते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स एक वुमेन एक्सपेक्टेड करती है कि उसके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसको वो जो है एक एटलीस्ट एक डॉटर वो रिप्लेस कर देगी। ठीक है, ये हमने कल किया था। ग्रोस फर्टिलिटी रेट हमने किया था बर्थ्स पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, ये पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट से नहीं है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये होता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमेन को जो हो सकते हैं। और ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स एक वुमेन के पास एक वुमेन की कितनी होंगी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट की बात की है तो वो नेट रिप्रोडक्शन रेट है। ठीक है, और कल हमने ये भी देखा था कि नेट रिप्रोडक्शन रेट आपका कम होगा किससे, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट से। ग्रोस है ना तो वो तो ज्यादा ही होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं पेपर, वो हम कर रहे हैं कैंसिल्ड वाला जो हमारा पेपर था उस पेपर को कर रहे हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंट मीट अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ अकरेंस, ओल्डेस्ट बीइंग फर्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट, स्टॉकहोम, अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशंस और रियो 20 को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पुराना देखो, पेरिस एग्रीमेंट अभी वो ज्यादा पुराने नहीं है, 2015 का ये। स्टॉकहोम की अगर हम बात करें, स्टॉकहोम प्लस 50 कितना है, 2022 का। अर्थ समिट तो शायद सबको पता होगी 1992, सबसे पुरानी यही होगी, सबसे पुरानी यही होगी या फिर अच्छा सबसे पुराना तो ये था हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑन स्टॉकहोम, जो हमारा पहले भी था ना क्वेश्चन 1972 में, सबसे पुराना तो ये था। अच्छा वहां पे ईयर सही लिखा था ना, 1972 ही लिखा था वहां पे भी। और रियो 20 हमारा क्या है, 2012 है। तो सबसे पुराना तो देखो डी है और फिर सी है, डी है और फिर सी है, दो जगह आ गए, डी और सी, डी और सी, इसको हटा दो, इसको हटा दो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन ई है, सबसे लेटेस्ट ई है, या फिर हमारा ये है स्टॉकहोम है, तो स्टॉकहोम हमारा सबसे नया है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following is not a feature of Coase theorem? Coase theorem पे इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि यहाँ से इतने से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। Everyone has perfect information, बिल्कुल। कॉस्टलेस ट्रांजेक्शन, बिल्कुल। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या माना है, 0 माना है। प्रोडक्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी, बिल्कुल ये बात तो सही है कि प्रोड्यूसर क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को, कंज्यूमर क्या मैक्सिमाइज करता है, यूटिलिटी को, तो ये तीनों तो सही हो गए। देयर एग्जिस्ट वेल्थ और इनकम इफेक्ट, नहीं, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें भी यही था कि इनकम इफेक्ट वेल्थ इफेक्ट के बारे में बात नहीं कही है, जबकि इन कॉस्ट थ्योरम ने ये एज्यूम किया है दैट देयर इज नो इनकम इफेक्ट, मतलब जो आउटकम है वो एफिशिएंट होंगे रिगार्डलेस ऑफ कि उसकी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। इनकम इफेक्ट जो है बिल्कुल इफेक्ट डालता है कि आपके नेगोशिएशन आप किस हिसाब से कर पाओगे, आपके जो नेगोशिएशन है वो किस हिसाब से, नेगोशिएशन का आउटकम क्या होगा। और यही जो मेन अगर क्रिटिक कहे ना कि किस बात पे क्रिटिसाइज किया गया था, तो इसी बात पे किया गया था कि इसने तो 0 माना था, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में क्या किसी की इनकम इफेक्ट या वेल्थ इफेक्ट किसी भी एग्रीमेंट पे इफेक्ट नहीं डालती, बिल्कुल डालती है। तो ऑप्शन डी वैसे तो फीचर नहीं है, बट ये इसी चीज के लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is true for the environmental Kuznets curve? ये हमने कल किया था और ये इन्वर्टेड यू शेप होता है, ये भी हमने देखा था कि एनवायरमेंट वर्सन होगा, फिर एक पॉइंट पे स्टेगनेंट और फिर आपका जो है इंप्रूव होगा। तो एज पर कैपिटल जीएनपी इंक्रीजेस, पॉल्यूशन इंक्रीजेस थ्रू आउट, पॉल्यूशन जो है वो थ्रू आउट इंक्रीज होगा, थ्रू आउट इंक्रीज ही होता रहेगा, नहीं। अगर हम कहें एज पर कैपिटल जीएनपी इंक्रीजेस, पॉल्यूशन इंक्रीजेस अप टू अ पॉइंट एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ये क्वेश्चन अभी एचपीएससी में भी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो बिल्कुल एक पॉइंट तक जाएगा और उसके बाद डिक्लाइन होगा, सही आंसर है। एज पर कैपिटल जीएनपी इंक्रीजेस, पॉल्यूशन डिक्रीजेस थ्रू आउट, पॉल्यूशन डिक्रीज ही होता रहेगा, नहीं। पर कैपिटल जीएनपी हैज नो रिलेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचअप का है, मैचअप करो और आंसर बताओ। इलॉन ऑस्ट्रोम, जॉन रॉकस्ट्रॉम, गैरेट फ्लैटरेन, विलियम नॉर्डस। अब देखो यहाँ पे हमें इलेनोर ऑस्ट्रोम का पता है कि ये किससे रिलेटेड है, नोबेल प्राइज मिला है किसके लिए, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के लिए तो है ही, तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के लिए गैरेट हार्डिन भी है, तो प्रॉपर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के लिए गैरेट हार्डिन को मिला है, ठीक है।
गैरेट हार्डिन ऑप्शन में है ना, गैरेट फ्लैटिन दे रखा है, वो हार्डिन ही आएगा यहाँ पे, वो ये मिस्टेक थी उस पेपर में, तो ये फर्स्ट का तो ये हो गया। ऑप्शन देखें, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट दो जगह है, यहाँ और यहाँ, ये हटा दो और ये हटा दो। तो एक और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहाँ पे, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस स्पेशली ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ यही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। बाकी दोनों नहीं पता तो नहीं पता, बट बता देते हैं कि जॉन रॉकस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो ये अपने किस कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है, बाउंड्रीज ऑफ अर्थ लाइफ सपोर्ट, बाउंड्रीज ऑफ अर्थ लाइफ सपोर्ट के लिए फेमस है। ये नॉन है इसी चीज के लिए, इन्होंने जो कंसेप्ट है वो दिया था प्लानिटरी बाउंड्रीज का। अगर अगली बार क्वेश्चन आ जाए तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था किसका दिया था, प्लानिटरी बाउंड्रीज का, कि जो है एक लिमिट होती है ह्यूमैनिटी की, कि एक लिमिट तक वो क्या कर सकते हैं, इनकी एक बाउंड्री है और वहीं तक वो सेफली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, लिमिट से ज्यादा जाएंगे तो चीजें जो है वो खराब होंगी। विलियम, अगर हम नौजहाज की बात करें तो ये भी नोबेल प्राइज विनर है, और किसके लिए इन्हें मिला था, फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज को, इन्होंने क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट किया था किसके साथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो ऑप्शन डी का सेकंड हो जाएगा, वो हमने ऑप्शन तो टिक कर ही लिया है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड इन केस ऑफ फिशिंग इन एन ओशियन। कितनी बार कर लिया, अभी भी गलत करोगे तो फिर मेरे पास शब्द नहीं है। ये पता होगा ना, ये चुल्लू भर पानी है, क्या करना है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिसने कॉमन गुड्स का क्वेश्चन आ गया और उसने फिर भी गलत कर दिया। कॉमन गुड्स वो गुड्स हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल हैं बट राइवल इन नेचर हैं, जैसे फिशिंग इन ओशियन। प्राइवेट गुड्स का अगर हम एग्जांपल लें तो प्राइवेट गुड्स आपके क्या हैं, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, दे आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, वो एक्सक्लूडेबल भी है वो राइवल भी है। पब्लिक गुड्स की बात करें तो वो एक्सक्लूडेबल भी नहीं है वो राइवल भी नहीं है। कॉमन गुड्स की बात करें तो वो राइवल हैं पर एक्सक्लूडेबल नहीं है। क्लब गुड्स की अगर हम बात करें तो क्लब गुड्स आपके एक्सक्लूडेबल हैं बट राइवल नहीं है, जैसे नेटफ्लिक्स है, वो एक्सक्लूडेबल है बट ऐसा तो नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे मैं एक सीरीज देख रही हूँ तो आपके लिए वो सीरीज कम पड़ जाएगी, नहीं, आप भी उतना ही देखोगे मैं भी उतना ही देखूंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्लब गुड का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने यहाँ पे ना समरी भी दे रखी है, ये समरी भी प्रोवाइडेड है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू फिजिकल लिंकेज अप्रोच फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। फिजिकल लिंकेज के साथ अगर हम अप्लाई करें तो क्या ऑप्शन होगा, मेथड दैट असेस रिस्पॉन्स इमीडिएटली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल चेंज, एक ऐसा मेथड दैट एग्जामिन द रिस्पॉन्स नॉट अबाउट द एनवायरमेंटल गुड्स इटसेल्फ बट सम सेट्स ऑफ मार्केट कंडीशंस जो उससे रिलेट करती है। पहले तो इन्होंने बोला है कि अगर हम फिजिकल लिंकेज अप्रोच ले रहे हैं वैल्यूएशन की, मैंने ये वैल्यूएशन टेक्निक में करवाया भी है, तो इन्होंने बोला कि जो इमीडिएटली आपको बता दे, जो आपको एनवायरमेंट के बारे में डायरेक्टली ना बता के मार्केट कंडीशंस के बारे में बता दे, या फिर एक ऐसा मेथड जो एस्टिमेट करे बेनिफिट ऑब्जर्वेशंस बिहेवियर को देख के कि मार्केट में एक्चुअल बिहेवियर क्या है, और मेथड जो एस्टिमेट करे बेनिफिट्स को बेस्ड ऑन टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल रिसोर्स एंड यूजर। तो अगर हम इसकी बात करें तो यही जो लास्ट ऑप्शन है ना यही सही है, एस्टिमेट करेगा बेनिफिट बेस्ड ऑन टेक्निकल रिलेशनशिप क्या है एनवायरमेंटल रिसोर्स में और यूजर में। फिजिकल लिंक के जो अप्रोच है इसे हम एक और मेथड से जानते हैं जिसका नाम है डोज रिस्पॉन्स मेथड, और मैंने आपको करवाया भी है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच। अब देख क्वेश्चन है ना किसी भी तरीके से आ सकता है, तो अब डोज रिस्पॉन्स मेथड से भी आ सकता है। तो फिजिकल लिंकेज अप्रोच ये वैल्यूएशन मेथड है जो रिलाई करता है कि हमें एक साइंटिफिक या टेक्निकल रिलेशनशिप जो है वो लिंक करना चाहिए एनवायरमेंट की क्वालिटी और जो हमने मेजर्स लिए हैं ह्यूमन की वेलफेयर के लिए या इकोनॉमिक आउटकम के लिए या आउटपुट के लिए। ये जो डाटा है और मॉडल्स को यूज करता है किसके लिए, क्या शो करने के लिए कि कैसे जो एनवायरमेंट की क्वालिटी है वो आपके फिजिकल जो आपका आउटपुट है उसको जो है वो इफेक्ट डालेगी। जैसे मैंने पोलिनेशन का आपको अगर याद हो तो मैंने पोलिनेशन का एग्जांपल लिया था कि अगर आप कुछ ऐसे चीजों का यूज कर रहे हो जिससे आपकी क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी तो आप जो है उसकी वैल्यूएशन भी जो है वो ज्यादा करोगे। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का और यूजर ऑफ दैट रिसोर्स का क्या टेक्निकल रिलेशनशिप है, ये एग्जांपल भी मैंने लिया था। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्रॉप यील्ड का हो सकता है, फिश की पॉपुलेशन पे हो सकता है, ह्यूमन की हेल्थ पे हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपके नहीं रहेंगे अगर आपने मैराथन की है तो, और अगर आपने उसके साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया पीवाईक्यूज के साथ तो फिर भी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स इन एनवायरमेंटल पॉलिसी, क्या क्या एम्बिएंट स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाई करेगा कि एक पॉल्यूशन की लिमिट क्या है जो अचीव होंगी, बट डज नॉट स्टिपुलेट द टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं। अ स्टैंडर्ड जो डेजिग्नेट होगा द इक्विपमेंट या मेथड जो यूज किया जाएगा टू अचीव सब अबेटमेंट लेवल, कि हमें इतना लेवल जो है वो अचीव करना है। एक स्टैंडर्ड जो डेजिग्नेट किया जाएगा क्वालिटी लेवल ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट टू बी अचीव्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले अगर हम एम्बिएंट स्टैंडर्ड की बात करें तो ये इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा क्वालिटी लेवल है किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का नेचुरल एनवायरनमेंट पे, एयर पे, वाटर पे, सोयल पे, क्या कंसेंट्रेशन है या क्या क्वालिटी लेवल है उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का, एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का क्या क्वालिटी लेवल है किस पे, इन नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट गोल्स होते हैं किसके लिए, एनवायरमेंटल क्वालिटी के लिए, ना कि एमिशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जैसे एक एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड लिमिट किया है PM 2.5, अगर आपने पेपर 1 किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका एक एम्बिएंट लेवल है जो 40 होना चाहिए, 40 UG/MQ ये होना चाहिए। एग्जाम्पल है एम्बिएंट एयर में। तो इन्होंने किसकी बात की है, क्वालिटी की, क्वालिटी लेवल की। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ यहाँ पे क्या बोला, स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाई पॉल्यूशन लिमिट, नहीं ये कोई परफॉर्मेंस या एमिशन स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें इतनी लिमिट जो है वो सेट करनी होगी, या फिर ये भी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी या डिजाइन स्टैंडर्ड आपको दे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं है, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप इज मेजर्ड अ रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन शायद मैंने करवाया है कहीं पे, तो एक कमेंट भी आया था कि, बट मैंने गलती से शायद सी ऑप्शन टिक कर दिया था, बट इसका ऑप्शन ए आएगा, एवरेज पॉवर्टी टू पॉवर्टी लाइन, एवरेज पॉवर्टी गैप टू पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन ए आपका सही होगा। करवा चुकी हूँ शायद मैं क्वेश्चन। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप, एवरेज पॉवर्टी गैप की अगर हम बात करें तो एवरेज की बात आ जाती है तो टोटल पॉवर्टी गैप डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, या कई बार हम पुअर पॉपुलेशन ही लेते हैं। पॉवर्टी लाइन की बात करें तो वो एक इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके बिलो जो है अगर हैं लोग तो वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, पुअर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ सोशल गुड्स, सोशल गुड्स के केस में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। सोशल गुड मतलब पब्लिक गुड, कंफ्यूज नहीं होना है। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स नीड अ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ बजट डिटर्मिनेशन, बिल्कुल बताया था कि बजट में डिसाइड होगा बजटरी पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर की, ऑप्शन बी भी सही है। एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल, मैंने याद है मैंने जब ये करवाया था पब्लिक इकोनॉमिक्स में तो आपको ये चीज बताई थी कि प्राइवेट गुड्स में जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि जो आपके पब्लिक गुड्स है उसमें वर्टिकल होता है। और ये चीज मैंने कैसे याद करवाई थी कि अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड किया तो आपको पता होगा कि इंडिविजुअल की डिमांड है, इंडिविजुअल की डिमांड और इन दोनों का सम लेके बनती है मार्केट डिमांड। तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो प्राइवेट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल नहीं, सोशल गुड्स पब्लिक गुड्स वर्टिकल होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका क्या है, अमंग प्योरली प्राइवेट एंड प्योरली सोशल गुड्स देयर इज अ मिक्स्ड केस जो जनरेट करते हैं बेनिफिट और कॉस्ट एक्सटर्नलिटी, बिल्कुल सही बात है। इम्प्योर या मिक्स्ड गुड्स कहते हैं जिससे, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन इसका एग्जाम्पल है, एजुकेशन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देता है, और जैसे पॉल्यूशन है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देता है। तो इम्प्योर और मिक्स्ड गुड्स तो होते ही हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ई, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स विल नॉट बिड फॉर सोशल गुड्स बट विल एक्ट एज ए फ्री राइडर, बिल्कुल। अगर मुझे सरकार कहेगी क्या आप इसके पैसे देने को तैयार हो, तो मैं क्या कहूंगी, नहीं भाई सबको मिल रही है तो भाई मुझे भी मिल जाएंगे, मुझे अलग से डिफेंस के लिए पैसे देने की जरूरत है नहीं, जरूरत ना। तो हम बिडिंग नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे भाई मुझे चाहिए, नहीं, हम तो फ्री राइडर की तरह काम करेंगे, सबको मिल रहा है मुझे भी मिल जाएगा। ऑप्शन ई सही है, ए बी डी ई, सी गलत है, सी गलत है, ए बी डी ई, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब हम करेंगे दिसंबर 2022 का जो पेपर है उसको करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, क्या फीचर है, इट हैज इट्स रूट इन द थ्योरी ऑफ एक्सटर्नलिटीज एंड पब्लिक गुड, बिल्कुल सही बात है, पूरी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में इसकी बात की है। इट इज बेस्ड ऑन नियो क्लासिकल वेलफेयर थ्योरी, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ना उसने कुछ टूल्स यूज किए हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। जैसे अगर हम बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स,
वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो यूज किया है, ठीक है। और ऑप्शन बी, हाँ, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कि वो कॉस्ट और बेनिफिट को जो है वो देख सकते हैं, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन है, वो भी इन्होंने न्यू क्लासिकल से लिया है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी क्या कहता है, इट इन्विजन्स ह्यूमन इकोनॉमी एज अ सब सिस्टम ऑफ बायोस्फीयर। देखो, अब यहाँ पे जो ह्यूमन इकोनॉमी एक सब सिस्टम है बायोस्फीयर का, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। हालांकि ये जो कोर प्रिंसिपल है ना वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का नहीं है। ये पार्ट जो है वो किसका है, इकोलॉजिकल, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ये इस चीज का पार्ट है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ना कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी को एनवायरमेंट के साथ मेनली रिलेट करती है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। इट एंगेज विद लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, हाँ हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया है, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। हमने क्या बोला था, ये एनवायरमेंट, इट एंगेज विद लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, नहीं, कि ये भी हमारा क्या है, गलत है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में वो तो हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया है, बट अगर हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो डायरेक्टली किसी भी फिजिकल लॉ से रिलेट नहीं करती है। इट फोकस ऑन फाइंडिंग ऑन मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डैमेज। बिल्कुल सही बात है, पिग्यूवेंट टैक्सेस हैं, ट्रेडेबल परमिट्स हैं, कि कैसे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन ई भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हम जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, प्लस एनवायरमेंटल एडजस्टेड जीडीपी हमने देखा था ना कि वो हम देखते हैं, तो यहाँ लॉस के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं करती, वो हमारी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट करती है। हालांकि आपके सिलेबस में 2-3 बार आ चुका था, इसलिए इस चीज को इंक्लूड किया गया था। तो ऑप्शन हमारे कौन से सही हैं, ऑप्शन हमारा सी और डी तो गलत है, ऑप्शन ए, बी और ई, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर ऑफ वीक सस्टेनेबिलिटी। वीक सस्टेनेबिलिटी का क्या फीचर है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वीक सस्टेनेबिलिटी है कहाँ, मतलब है कहाँ, मतलब किसे कहते हैं वीक सस्टेनेबिलिटी। तो वीक सस्टेनेबिलिटी किस आइडिया पे बेस है, ये बेस्ड है कि कैसे नेचुरल कैपिटल प्लस जो आपकी ह्यूमन मेड कैपिटल है वो लार्जली हम कैसे जो है उनको क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट जो है वो कर सकते हैं। अब मेन एम इसका क्या होता है कि हमें एक ओवरऑल जो है वो कैपिटल स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, कि हमें एक नेचुरल कैपिटल भी चाहिए, हमें एक ह्यूमन मेड मतलब मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल भी चाहिए। तो मेन एम क्या होता है कि हमें इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ओवरऑल कैपिटल स्टॉक हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, ओवर द टाइम, ठीक है। हमें प्रिजर्व करने की बात नहीं करते हैं हम यहाँ पे, ओवर द टाइम हम इसे मेंटेन करने की बात करते हैं। तो इट कंसीडर ह्यूमन मेड कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल एज ए क्लोज सब्सटीट्यूट, बिल्कुल सही बात है। इट पुट एम्फेसिस ऑन द इनिशियल साइज ऑफ एन इकोनॉमी सिंस द साइज ऑफ इनिशियल कैपिटल स्टॉक इज कंसीडर्ड रेलिवेंट, नहीं, ये वीक सस्टेनेबिलिटी का फीचर नहीं है, जबकि कैपिटल स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनिशियल साइज में ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। It put emphasis on the initial size of an economy since the size of initial capital stock is considered relevant. नहीं, ये वीक सस्टेनेबिलिटी का फीचर नहीं है, जबकि अगर हम कैपिटल स्टॉक की बात करें इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल साइज पे ही हम इसको, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसी टाइम पे हम इस पे फोकस कर रहे हैं, हम बाद में ही फोकस करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। Option C, it requires from each generation to ensure that their actions do not compromise the productive capacity of the generations to flow. बिल्कुल सही। ये जो इंटरजनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल हमने देखा था ना, पब्लिक इकोनॉमिक्स में देखा था, इंटरजनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल, मतलब कि जो आपकी टोटल कैपिटल है या टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो पास ऑन होगी अलग अलग जनरेशन पे। तो ऑप्शन सी भी सही है। द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी डज नॉट होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस। देखो, वीक सस्टेनेबिलिटी के केस में कंपोजिशन जो है कि कितना नेचुरल होगा कितना ह्यूमन मेड होगा, वो वीक सस्टेनेबिलिटी के केस में दे आर कंसीडर एज, अच्छा, एक तो वीक सस्टेनेबिलिटी है और एक आपकी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी भी तो होगी, मतलब होगी क्या है मतलब, तो दोनों में एक बार डिफरेंस पता चल जाए।
दोनों में एक बार आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ही ना रहे आगे अगर क्वेश्चन आता है तो देखो, सबसे पहले अगर हम वीक सस्टेनेबिलिटी की बात करें, देखो मैं इसका एक मेन डिफरेंस बताऊं आपको, क्योंकि ये मेरे को पढ़ाते हुए यही लग रहा था कि अगर ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग पे आ गया तो अभी तो वीक पे है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें वीक सस्टेनेबिलिटी की, तो वीक सस्टेनेबिलिटी कहता क्या है कि एक नॉन डिक्लाइनिंग कंबाइंड स्टॉक होगा कैपिटल का, और इसमें ये एज्यूम किया जाएगा कि मैन मेड कैपिटल जो है वो रिप्लेस हो रही है नेचुरल, मैन मेड कैपिटल रिप्लेस हो सकती है किसके साथ, नेचुरल कैपिटल के साथ, ये वीक है। और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी आपकी क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी कहती है कि नेचुरल कैपिटल कभी भी किसी और कैपिटल के साथ, मैन मेड के साथ या किसी के साथ भी रिप्लेस नहीं हो सकती, ये स्ट्रॉन्ग कहती है। ये मेन डिफरेंस है इसके बीच में। तो क्या पॉइंट था, इट द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी डज नॉट होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस, वीक सस्टेनेबिलिटी के केस में कि उसकी कोई ग्रेट सिग्निफिकेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, वीक के केस में दोनों की दोनों चीजें क्या हो सकती हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे ह्यूमन मेड हो, वो सब्सटीट्यूट हो सकती है, क्लोज सब्सटीट्यूट बोला ना। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता तो वो सब्सटीट्यूट नहीं, वो क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि नेचुरल कैपिटल सब्सटीट्यूट हो ही नहीं सकती है। इट रेंडर्ड नेचुरल कैपिटल एज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर सस्टेनिंग नेट नेशनल इनकम, नहीं, ओवर द इंडेफिनिट पीरियड एब्सोल्यूट नेसेसिटी सस्टेनिंग के लिए जो है नेचुरल कैपिटल की है, ये तो स्ट्रॉन्ग की बात हो गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी में ये बोला गया है कि आप नेचुरल कैपिटल को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और चीज के साथ, जबकि आप वीक सस्टेनेबिलिटी में रिप्लेस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ये जो मेन डिफरेंस है ना, ये ध्यान रखना कि वीक में एक नॉन डिक्लाइनिंग कॉम्बिनेशन है किसमें, मैन मेड में और नेचुरल में, मींस दे कैन सब्स्टिट्यूट, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट स्ट्रॉन्ग में नेचुरल कैपिटल आपकी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नाउ चलो बस हो गया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। और कोई भी डाउट होता है वो मेंशन कर देना, एंड प्लीज शेयर विद अदर्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। शायद 4 दिन के लिए मैं शायद बाहर हूँ, मैं अभी बता देती हूँ, 18, 19, 20, 21 पहले से बुकिंग्स हैं, तो अब इसको कैंसिल भी नहीं कर सकती, तो 4 दिन के लिए शायद मैं बाहर हो सकती हूँ। 21 को मैं कोशिश करूंगी कि 21 को आपकी वीडियो अपलोड हो जाए, बट बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अरेंज करके ऐसे जाऊं कि आपके ये 4 दिन वेस्ट ना हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।